नमस्कार, मैं रेणुबाला प्रधानाचार्य राजकीय हाई स्कूल गंगीरी इस वेबिनार में आप सभी विद्वान साथियों का स्वागत करती हूँ, हृदय से अभिनंदन करती हूँ। आज की वेबिनार का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसे हम NEP 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 भी कहते हैं। ये नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता क्यों हुई, इसकी क्या संरचना होगी, यह भारत के भविष्य के लिए कितनी लाभकारी होगी आदि प्रश्नों के उत्तरों को जानने के लिए इस वेबिनार से जुड़ चुके अपने मास्टर ट्रेनर श्री जवाहरलाल जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे आकर हम सभी को इस नई शिक्षा नीति की विस्तृत जानकारी दें। हमारे मास्टर ट्रेनर श्री जवाहरलाल जी जिले के एक प्रतिष्ठित संस्थान हीरालाल वारासैनी इंटर कॉलेज में गणित प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। आइए हमारे मास्टर ट्रेनर श्री जवाहरलाल जी हमारे साथ वेबिनार में उपस्थित हैं। श्री जवाहरलाल जी। थैंक यू मैडम। पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कस का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त हमारा। पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा। शब्दर हाशमी का यह मशहूर गीत न केवल जीवन में शिक्षा की आवश्यकता बल्कि उसके महत्व को भी रेखांकित करता है। नमस्कार, सभी विद्वान साथियों को का हार्दिक अभिनंदन है। मैं जवाहर प्रवक्ता गणित HB इंटर कॉलेज। आइए शुरू करते हैं एक नई चर्चा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। बेहद कर्मठ शिक्षा क्षेत्र में नवाचार एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को पूर्ण मनोयोग से अंजाम देने वाले संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ सम्मानित श्री जितेंद्र मलिक सर कर्म के सिद्धांत की पराकाष्ठा पर जाकर सभी कार्यों को संपादित करने वाले मोस्ट एनर्जेटिक रेस्पेक्टेड जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा सर, प्रतिभा की धनी तथा बेहद कर्मठ रेस्पेक्टेड ADIS मैडम दीप्ति वासनी जी के कुशल निर्देशन में तथा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एवं हाईली एनर्जेटिक डॉक्टर संजय कुमार सर, प्रधानाचार्य लाल बहादुर शास्त्री इगलास एवं मेरे साथ आज इन चारों दिन की वेबिनार को संपादित कराने वाली श्रीमती रेणुबाला जी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगीरी इगलास एवं टेक्निकल एक्सपर्ट श्री राम प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता हिंदू इंटर कॉलेज अलीगढ़। आप सभी कृपया इस वेबिनार में आमंत्रित हैं और आपसे यह विशेष अनुरोध है तथा अपेक्षा है कि इस वेबिनार को तथा उसके प्रमुख बिंदुओं को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है बड़ी सीरियसली सिंसियरली सुनने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अभी आपके सामने उपस्थित है PPT जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर के है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यापक प्रसार एवं क्रियान्वयन की रणनीति विकसित करने हेतु वेबिनार पिछले 4 दिनों से लगातार आयोजित की जा रही है। ये अंतिम सेशन है और इससे संबंधित जितने भी प्रमुख बिंदु हैं उन पर हम चर्चा अभी करेंगे।
आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। विद्वान साथियों, यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी तथा 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले 2 शिक्षा नीतियां और अस्तित्व में आई थी। सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी, जो कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी। उसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी, जिसे 1992 में कुछ संशोधन के साथ लागू किया गया था। थोड़ी सी जानकारी मैं इन दोनों शिक्षा नीतियों के बारे में भी देना चाहता हूँ। 1968 में जो पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया गया था। 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसी के साथ साथ शिक्षकों की योग्यता एवं उनके प्रशिक्षण के से संबंधित प्रावधान इसमें लाए गए थे। और 1986 वाली जो शिक्षा नीति थी, उसमें प्राइमरी स्कूल में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे तथा ओपन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी। और 1992 में जो संशोधित करके 1986 वाली शिक्षा नीति लागू की गई थी, उसमें कुछ एग्ज़ाम्स को ऑल इंडिया लेवल का बनाया गया था, जैसे JEE, AIEEE। और ठीक 3 दशक बाद अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके सामने है। तो जीवन में जैसा आप जानते हैं कि शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलावों के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। तो देखिए क्या कहा है नेल्सन मंडेला जी ने शिक्षा के लिए कहा है उन्होंने कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। बहुत शक्तिशाली हथियार है जिसके द्वारा वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है। अब बात आती है कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकताएं थी जिसकी वजह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। इसके सबसे पहला बिंदु यह है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की आवश्यकता थी। माने हमारी एजुकेशन क्वालिटेटिव, इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए। भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए आवश्यकता थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जैसे कि हम सभी अवगत हैं, प्राचीन काल में हमारी जो शिक्षा थी वो विश्व स्तरीय थी। बाहर से बच्चे पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय विश्वविख्यात थे। और शायद ये भी ध्यान आ रहा हो आपको कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जब जलाया गया था बख्तियार खिलजी ने, तो लिखा है कि 6 महीने तक धुआं करके जलता रहा। इतना समृद्ध था, इतना रिच था हमारे यहाँ का लिटरेचर। जब आवश्यकता हुई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो फिर एक समिति का गठन किया गया। उस समिति में के चेयरमैन भारतीय वैज्ञानिक व पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन बनाए गए और साथ में 11 सदस्यीय कमेटी, जिसमें वो खुद सम्मिलित थे, ने इस नीति का मसौदा तैयार किया।
और इस नीति को जुलाई 29, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि समिति द्वारा जो प्रस्तुत की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें भरोसा किया गया, क्योंकि इससे पहले भी कई प्रयास हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में इसको डाला गया था, और उसके बाद में फिर कमेटी इससे पहले 2009 में बनी थी और उन्होंने भी काम किया था। इसके बाद फिर अनवरत काम इनकी कमेटी ने किया और इनकी जो टीम थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में जो बनी थी, इन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करा करके माने बहुस्तरीय परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करके नीति को तैयार किया था। हर लेवल से फीडबैक लिया गया। ये दूर दराज फ्रैगफाइल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लोग गए और वहाँ से डाटा कलेक्ट किए, एजुकेशन की स्थिति को जाना और इस तरह से बहुस्तरीय परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करके इन्होंने सुझाव दिए और उसी का कारण है कि आज हमारे बीच में हमारे सामने न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसके साथ साथ इसमें जाने माने शिक्षाविद और शिक्षा प्रशासकों के समन्वय से जो समिति बनी उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया। इस कमेटी में और कौन कौन लोग थे? ऑनरेरी डिस्टिंग्विश्ड साइंटिफिक एडवाइज़र के कस्तूरी रंगन साहब के अलावा श्री वसुधा कामत, श्री के जे अल्फोंस, श्री मंजुल भार्गव, श्री रामशंकर कुरेल, श्री टीवी कट्टीमानी, श्री कृष्णा मोहन त्रिपाठी, श्री मजहर आसिफ, श्री एम के श्रीधर, श्री राजेंद्र प्रताप गुप्ता और मैडम शकीला टी शमसू। ये 11 सदस्यीय कमेटी थी जिन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था। आखिर क्या है इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन? तो इसका विजन ये है कि ये देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को स्पर्श करेगी, विकासात्मक ज़रूरतों को पूरा करेगी और न्याय संगत एवं निष्पक्ष समाज की स्थापना होगी। इसके साथ ही मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। तो जैसा कि आप इस शब्द से अपरिचित नहीं है, परिचित हैं, सर्वांगीण विकास के अंतर्गत कई सारे विकास आते हैं जिनमें न केवल मेंटल, फिजिकल बल्कि एजुकेशनल, कल्चरल, इसके अलावा भावनात्मक और संज्ञानात्मक माने कोग्निटिव जैसे डेवलपमेंट भी शामिल किए गए हैं। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रबुद्ध साथियों, देश को ज्ञान की महाशक्ति बनाना, भारत को गुणवत्तापरक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकी आधारित और भारत केंद्रित शिक्षा हेतु समर्थ बनाना है। क्वालिटेटिव एजुकेशन, इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देना है। क्या कहती है मलाला एजुकेशन के बारे में? ये वो मलाला है पाकिस्तानी जिनको सत्याग्रह कैलाश के साथ में नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 का। कहते हैं वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक बुक, एक किताब माने एक किताब, एक पेन विश्व को बदल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। विद्वान साथियों, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने के दृष्टिकोण से हमने इसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले चर्चा करेंगे भाग 1 की। जैसा कि आप स्क्रीन पर डायग्राम देख रहे हैं, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल पे देख रहे हैं एक पायदान पर माने एक शीर्ष पर शिक्षक, एक पर पाठ्यक्रम और एक पर शिक्षार्थी है। इसके अलावा आप नेक्स्ट डायग्राम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम है आपका इलिप्टिकल डायग्राम है स्क्रीन पर। इसमें आप देख रहे हैं शिक्षार्थी सेंटर में है,
शिक्षार्थी से संबंधित पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यालय ऑर्बिट में है। अब इस डायग्राम से बड़ा स्पष्ट है कि जो पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यालय है ये ऑर्बिट में परिक्रमण करेंगे तो विद्यार्थी सेंटर में रहेगा। माने अब जो एजुकेशन होगी वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होगी, छात्र केंद्रित होगी। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है उसी प्रकार से अब शिक्षार्थी का परिक्रमण पाठ्यक्रम, शिक्षक और विद्यालय करेंगे। तो इस चीज़ को हालांकि पहले भी कई विद्वानों ने बार बार उठाया है। इससे पहले शिक्षक केंद्र में होता था, विद्यार्थी उसका परिक्रमण करता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। ये इस डायग्राम से क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर इस शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10+2 पैटर्न की। प्रबुद्ध साथियों, बहुत बड़ा बदलाव है जो अब तक चला आ रहा था 10+2 पैटर्न, उसमें एकाएक चेंज हुआ है और वो अब बदल करके 5+3+3+4 वाला हो गया है। 5, 3, 3, 4 क्या है ये स्टेजेस हैं। पहला स्टेज 5 साल का है, दूसरा स्टेज 3 साल का है, तीसरा स्टेज 3 साल का है, चौथा स्टेज 4 ईयर्स का है। पहला स्टेज जो 5 वर्ष वाला है इसका नाम है फाउंडेशन स्टेज। दूसरा स्टेज जो 3 ईयर्स वाला है उसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज, और तीसरा स्टेज जो 3 ईयर्स वाला है वो है मिडिल स्टेज, और जो लास्ट वाला स्टेज है यानी 4th स्टेज जो 4 ईयर वाला है उसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज को फिर से कैटेगराइज कर दिया गया है, यानी सब कैटेगराइज किया है, और इसको जैसे मैंने बताया 5 साल का है तो इसको 3 साल और 2 साल में बांटा गया है। बाकी प्रीपेरेटरी स्टेज 3 साल का, मिडिल स्टेज 3 साल का और सेकंड स्टेज 4 ईयर का ही रहेगा। तो आइए समझते हैं एक एक करके इन स्टेजेस के बारे में। ये स्कूली शिक्षा के चरण हैं। पहला जैसा आप देख पा रहे हैं फाउंडेशन स्टेज, ये 3 से 8 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। इस स्टेज में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसको फिर से कैटेगराइज कर दिया गया है। तो पहला 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है जो 3 साल के लिए होगा। इस स्टेज में बच्चे आंगनवाड़ी बाल वाटिका से शिक्षा ग्रहण करेंगे और इस दौरान बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, मनोरंजन करेंगे, सीखेंगे। उनके लिए कोई परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, कोई बुक नहीं होगी। और इसकी जो दूसरी वाली स्टेज है 5 ईयर की वो है आपकी 2 साल की, और इसमें 6 से 8 आयु वर्ग के बच्चे क्लास 1 और क्लास 2 में प्री स्कूलिंग करेंगे, प्री स्कूलिंग, और उनके लिए 3 माह का स्कूल तैयारी मॉड्यूल NCERT और SCERT द्वारा निर्मित होगा। अब देखिए प्रिय विद्वान साथियों, आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई जिसकी वजह से अब छात्र के लिए 3 वर्ष से शिक्षा का प्रावधान किया गया है शुरू करने के लिए। तो इस पर समिति ने जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में बनी थी, उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन में ये पाया गया कि न्यूरोसाइंस, न्यूरोतंत्र का विज्ञान और मस्तिष्क विकास ये कहता है, जो इस NEP में कहा गया है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक संचयी विकास 6 वर्ष से पहले के शुरुआती दिनों में हो जाता है। जरा इस सेंटेंस पे गौर फरमाने की ज़रूरत है। फिर से मैं कहता हूँ कि तंत्र का विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस कहती है कि बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक संचयी विकास 6 वर्ष से पहले के शुरुआती दिनों में ही हो जाता है। इसलिए बिलो 6 ईयर्स माने 6 साल से कम उम्र के बच्चे के समुचित देखभाल करना और प्रोत्साहन देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर एजुकेशन 3 साल से शुरू की गई है, माने बच्चे की 3 से लेकर के 6 से नीचे तक के जो बच्चे होंगे उनकी समुचित देखभाल और प्रोत्साहन पर बड़ा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि उसके पीछे कारण आपको बता दिया गया है। बाद में संज्ञानात्मक, बौद्धिक और कौशल संबंधी विकास जो होते हैं वो इस प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उत्पन्न हुई क्षमताओं पर ही आधारित होते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के पोषण से संबंधित बातें। तो बिलो 6 इयर्स बच्चों की जो देखभाल और प्रोत्साहन और प्रोत्साहन से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं उसकी वो बहुत आवश्यक है। तो ये आंगनवाड़ी और बाल वाटिका से ऐसा किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर, हमारे देश में करोड़ों बच्चे ECCE से वंचित हैं। ECCE क्या है? अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। इस शब्द को फिर से दोहरा देता हूँ, एब्रीविएशन को, ECCE, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माताओं ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा पर नए सिरे से विचार किया है और बच्चे की शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के चरण को मौजूदा औपचारिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के साथ समन्वित करने की परिकल्पना की है। समन्वित करने की, तो इसलिए शिक्षा जो है अब 3 साल से शुरू होगी, 3 साल से। सेकंड, तो ये थी आपकी फाउंडेशन स्टेज। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि ये 5 साल वाली स्टेज है। 3 से 8 आयु वर्ग वाले बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें 2 वर्ग किए गए हैं, उपवर्ग किए गए हैं। 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए 3 साल वाली एजुकेशन जो आंगनवाड़ी और बाल वाटिका से दी जाएगी। दूसरा उपवर्ग है, इसमें 6 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होंगे। ये 2 साल के लिए है। इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 में बच्चे पढ़ेंगे और इस पूरे स्टेज के दौरान, माने 5 साल के दौरान, कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज पर, जिसका नाम है प्रीपरेटरी स्टेज। मेरा अनुरोध है आप सभी से, कृपया अपना माइक म्यूट कर लें। सभी से अनुरोध है, माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। सेकेंड स्टेज है आपकी प्रीपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में 8 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होंगे और ये 3 वर्ष की स्टेज होगी। इस स्टेज में कक्षा 3, 4 और 5 में बच्चे पढ़ेंगे। भाषा और संख्यात्मक कौशल का विकास होगा, माने इसमें पाठ पढ़ने की क्षमता बच्चे में विकसित की जाएगी। उसके बाद संख्याओं का जोड़ना, घटाना, भाग देना, ये गुणा करना, ये सब उसमें विकसित किया जाएगा। तो इस प्रकार से भाषा एवं संख्यात्मक कौशल का डेवलपमेंट इसके अंतर्गत किया जाएगा। जो पढ़ाई का माध्यम होगा वह आपका मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में रहेगा। तो ये थी आपकी दूसरी स्टेज। अब आते हैं हम तीसरी मिडिल स्टेज पर। ये भी 3 साल वाली है। इसमें 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होंगे तथा कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 में बच्चे पढ़ेंगे। इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। वर्तमान व्यवस्था में इस स्टेज के अंतर्गत बड़ा बदलाव किया गया है। अब कक्षा 6 में व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा अर्थात व्यवसाय से संबंधित शिक्षा। जो बच्चा जिस व्यवसाय में रुचि रखता है उसको उस शिक्षा लेने का अधिकार होगा। जैसे कोई बच्चा यदि कारपेंटर बनना चाहता है, प्लम्बर बनना चाहता है, इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है या फिर फैशन डिजाइनर बनना चाहता है, कोई भी व्यवसाय वो चुन सकता है अपनी रुचि के अकॉर्डिंग। उसी की रुचि के अकॉर्डिंग उसको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। और साथ में कुछ दिन बैगलेस करा करके बच्चे को कुशल व्यावसायिक प्रशिक्षक के पास उसे भेजा जाएगा और वहाँ जा कर के वो वहाँ से प्रशिक्षण लेगा। इसी को इंटर्नशिप कहा गया है। तो जो सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं कि व्यावसायिक प्रशिक्षण व इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, तो ये है आपका। और एक और बदलाव इसमें किया गया है कि क्लास 6 से कंप्यूटर कोडिंग की जानकारी दी जाएगी। तो ये थी आपकी मिडिल स्टेज। बहुत बड़ा बदलाव है इस स्टेज में। और देखिए, अब तक मैं आपको 3 स्टेज की चर्चा कर चुका हूँ। फिर से दोहरा देता हूँ।
पहली स्टेज फाउंडेशन स्टेज है जो 5 वर्षीय है, दूसरी स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज है जो 3 वर्षीय है, और तीसरी स्टेज मिडिल स्टेज है जो 3 वर्षीय है। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी स्टेज पर। ये वाली स्टेज विद्वान साथियों 4 वर्ष की है, और इस वाली स्टेज में 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होंगे, और क्लास 9 से क्लास 12 तक का की स्टडी यानी अध्ययन बच्चे इस स्टेज के तहत कर पाएंगे। अब जरा आइए समझते हैं इस स्टेज को भी। अब तक प्राय ये होता था कि जैसे ही बच्चा हाई स्कूल करता था, तो हाई स्कूल करने के बाद में जब वो 11th में एडमिशन लेता था, तो उसको प्रोस्पेक्टस जब खरीदता था तो उसमें उसको 3 स्ट्रीम देखने को मिलती थी, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम। और ऐसा नहीं था कि फिजिक्स के साथ में वो कॉमर्स का एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट आर्ट्स का ले। इस तरह की कोई व्यवस्था अभी नहीं थी, लेकिन अब ये स्ट्रीम बाउंडेशन को समाप्त कर दिया गया है इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। स्ट्रीम बाध्यता अब समाप्त हो गई है। अब नई व्यवस्था के तहत क्या हुआ है, अब बच्चा फिजिक्स के साथ में अकाउंट्स का कोई विषय ले सकता है, सिविक्स पढ़ सकता है, बायोलॉजी के साथ में हिस्ट्री पढ़ सकता है, या फिर कॉमर्स का कोई विषय ले सकता है। ऐसे ही केमिस्ट्री के साथ में अर्थशास्त्र या भूगोल ले सकता है, या कॉमर्स का कोई विषय ले सकता है। माने जो स्ट्रीम बाउंडेशन थी अब वो ख़त्म कर दी गई है। क्या फ़ायदा होगा इससे फ़ायदा ये होगा, पहली बात तो बच्चे की अपनी अभिरुचि के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट का चयन करेगा, और फिर वो आगे चल कर के उसमें अच्छा कर पाएगा। और जिस सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन या पीजी करेगा, तो वहाँ पर जा कर के भी वो अपना अच्छा कर लेगा और रोज़गार के लिए बहुत अच्छा कर सकेगा। दूसरा फ़ायदा क्या है, जब बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद आज जब कंपटीशन में प्रवेश करता था, तो उसको जनरल स्टडी पढ़ने के लिए नए सिरे से कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। जैसे आर्ट्स स्ट्रीम वाला बच्चा साइंस के सब्जेक्ट पढ़ता था, या साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा जीएस पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये सब्जेक्ट पढ़ते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जब शुरू से ही अब पूल बना दिए गए हैं सब्जेक्ट को लेकर के विद्यालयों में, पूल उनका चयन करके अब ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और वहाँ उसको आसानी हो जाएगी। इसके साथ ही विदेशी भाषा ले सकता है। अब आप कहेंगे इंग्लिश भी तो विदेशी भाषा है, चल ही रही है। हाँ बिल्कुल चल रही है। इंग्लिश तो आज की डेट में इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। इंटरनेट की और ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंग्लिश में काम बहुत ही बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ साथ वो अन्य विदेशी भाषाओं का भी चयन कर सकता है, पढ़ सकता है। जैसे फ्रेंच है, स्पेनिश है, जापानीज़ है, आदि भाषाओं को वो ले सकता है। एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें किया गया है, सेमेस्टर सिस्टम का प्रावधान। अब जो आपकी परीक्षाएं होंगी वो सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित होंगी। इस सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होगा, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्या लाभ होने वाले हैं। कोर्स के चुनाव में लचीलापन आने से छात्र सशक्त बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में कमी आएगी। तीसरी बात, सभी चरणों में प्रायोगिक अधिगम को अपनाया जाएगा। जो मैंने आपको चरण गिनाए हैं उनमें प्रैक्टिकली सीख सकेगा बच्चा। और चौथी बात, करके सीखना, प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत करना और कहानी आधारित शिक्षण शास्त्र पर जोर दिया जाएगा। जो पेडागॉजी है, माने आर्ट ऑफ टीचिंग या साइंस ऑफ टीचिंग है, उसको कहानी बेस्ड बनाया जाएगा। अब तक
हम देखते थे कि इस तरह की कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जिसमें टर्मिनोलॉजी इतनी टफ होती है कि बच्चे की समझ से बाहर होती है। इसी प्रकार से कुछ गद्य, कुछ आवश्यक जो सामग्री होती है, मटेरियल होता है, वो टफ लैंग्वेज में लिखा होता है और बच्चा जब उसे पढ़ता है तो वो उसके सर से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर होकर निकलता है। तो ऐसी स्थिति में उसको सरल, सुग्राह्य बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है करके सीखने की, और प्रत्येक विषय में कला खेल को एकीकृत करके और कहानी बेस्ड यानी स्टोरी बेस्ड बनाने की व्यवस्था इसमें की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो अब आसानी से बच्चे के लिए सीख लेगा, ग्रास्प कर लेगा, बहुत अच्छा कर सकेगा। प्राथमिक शिक्षा बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। त्रिभाषा फार्मूले पर जोर दिया गया है। क्लासिकल लैंग्वेज हमारी जो संस्कृत है उस पर विशेष फोकस किया गया है। वोकेशनल स्टडी पर जोर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वोकेशनल स्टडी व्यावसायिक शिक्षा बच्चे को क्लास 6 से ही उपलब्ध रहेगी और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी होगा। तो इससे बच्चे ये देखिए कि रोजगार का जन्म वहीं से होगा। आज की स्थिति में भी हालांकि ये व्यवस्था है, वोकेशनल स्टडी कराई जाती है, लेकिन 5% ही अभी बच्चे इसको कर पा रहे हैं और सरकार इस नई शिक्षा नीति के तहत 2025 तक सरकार चाहती है कि 50% इसको टारगेट को पूरा किया जाए, यानी 50% तक लाया जाए। क्या फ़ायदा होगा इस वोकेशनल स्टडी से? इस नई नीति से बेरोजगार तैयार नहीं होंगे, बल्कि स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के लिए ज़रूरी वोकेशनल शिक्षा प्रदान की जाएगी। अगर मान लीजिए बच्चा वोकेशनल स्टडी करता है, प्रशिक्षण लेता है, तो उसकी पृष्ठभूमि वहीं पर तैयार हो जाएगी और जब उसको आगे चल कर के जब वो शिक्षा पूरी करेगा तो वहाँ पर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो जाएगा, अपने व्यवसाय का एक्सपर्ट होगा, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छी कमाई भी कर सकेगा। नेक्स्ट आपका है मुख्य पाठ्यक्रम में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी पर जोर दिया गया है, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी पर। और इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार एनसीईआरटी द्वारा की जाएगी। तो ये थे आपके भाग एक। अब हम बात करते हैं भाग 2 की। ये छात्र से रिलेटेड है। अब नई व्यवस्था के तहत कक्षा 3, 5 और 8 में भी परीक्षाएं होंगी और ये परीक्षाएं राज्य सरकार द्वारा संपादित कराई जाएंगी। इसके परीक्षा से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं वो राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएंगी। अभी इस पर काम होना बाकी है। और देखिए कितना बड़ा बदलाव है कि बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार परीक्षा होगी। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होंगी और हर 6 माह पर एक परीक्षा होगी और दोनों सेमेस्टर के अंक जोड़ करके रिजल्ट आएगा। अब माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को एक विशेष छूट देते हुए अभी अपनी पसंदीदा भाषा सीखने का अवसर दिया जाएगा। ऐसी भाषाओं में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी आदि भाषा को शामिल किया गया है। अब तक हम देखते थे विद्वान साथियों कि जब जैसे जैसे बोर्ड एग्ज़ाम आता था तो परिवार का हर व्यक्ति बच्चे से एक अपेक्षा करता था कि वो मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आए। ब्रदर, मदर, सिस्टर, फादर, अदर्स, कोई भी हिस्सा, हर एक आदमी, सब बच्चे से यही अपेक्षा करते थे कि बच्चा मैक्सिमम मार्क्स लेके आए, टॉप करे। इससे क्या होता था, बच्चे में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती थी क्योंकि उसे तो मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आने हैं, तो वो बच्चा दबाव में आ जाता था, डिप्रेशन में चला जाता था। अब इस प्रवृत्ति को ख़त्म या कम किया जाएगा। माने इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रटने की प्रवृत्ति को कम करके, छात्रों पर दबाव कम करके कंसेप्चुअल और नॉलेज बेस्ड
शिक्षा उनको प्रदान की जाएगी, माने उस पर उसको बढ़ा करके इस कंसेप्ट को डाला जाएगा। ऐसी व्यवस्था इस नीति में है। तो इस कंसेप्ट और ज्ञान के महत्व को बढ़ावा मिलेगा। स्मृति आधारित शिक्षा को कम किया जाएगा। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म बनाया जा रहा है, NETF, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही हैं। तो आजकल भी काम प्राइवेट लेवल पर भी चल रहा है, सरकारी स्तर से भी चल रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, टीवी के माध्यम से भी चल रही है, और कुछ संस्थाएं प्राइवेट स्तर पर भी कर रही हैं। तो इस प्रकार से वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी। बालिकाओं के लिए एक स्पेशल कोर्स की ज़रूरत की गई है एजुकेशन फंड की। उसमें बच्चों की ड्रेस, बालिकाओं की ड्रेस, बैग जैसी सुविधाएं, शौचालय, कॉलेज में शौचालय जैसी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे संबंधित डेवलप कराया जाएगा। इस तरह का प्रावधान भी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। दिव्यांगजनों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी का माध्यम अपनाया जाएगा, और जो भी संभव उनसे संबंधित एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं, माने उन एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने के, वो भी उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसा होगा। अब बात करते हैं हम प्रोग्रेस कार्ड की। विद्वान साथियों, अब तक ये व्यवस्था थी कि जब हम विद्यार्थी का मूल्यांकन करते थे तो एक परीक्षा का आयोजन करते थे। उस परीक्षा के आधार पर उनकी कॉपी को एग्जामिन किया जाता था। एग्जामिन करने के बाद उनके द्वारा प्राप्त अंकों को रिपोर्ट कार्ड पर अंकित करके उनको उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता था। ये एकमात्र मूल्यांकन था। अब जो मूल्यांकन होगा वो समग्र 360 डिग्री यानी बहुआयामी वाला होगा। हर एंगल से अब बच्चे का मूल्यांकन होगा। यह एक समग्र 360 डिग्री वाला बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण विद्यार्थी की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। माने पूरा उसमें डिटेल होगा विद्यार्थी से संबंधित। साइकोमोटर मीन्स मन है प्रेरित। ऐसी बच्चे के अंदर ये भी देखा जाएगा कि वो एजुकेशनली, कल्चरली, साइकोलॉजिकली, कोग्निटिव और इमोशनली माने उसके अंदर क्या डेवलपमेंट है, इसका भी विश्लेषण होगा। अर्थात 360 डिग्री वाला मल्टी डायमेंशनल वाला अब ये कार्ड होगा, जिस पर ये सारी चीज़ें अंकित होंगी। और यह रिपोर्ट कार्ड छात्र का पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो से आशय ये है, माने जैसे सम विभाग की तरह काम करेगा वो, जिस प्रकार से एक सर्विसमैन के लिए सर्विस बुक काम करती है, ठीक छात्र के लिए रिपोर्ट कार्ड कार्य करेगा। जब छात्र स्कूल छोड़ेगा, दूसरे स्कूल में जाएगा, तो वो रिपोर्ट कार्ड उससे संबंधित सारी जानकारियाँ रिफ्लेक्ट कर देगा। वो बताएगा कि बच्चा किस स्तर का है, बच्चे का लेवल क्या है, किस श्रेणी का बच्चा है, बिलो एवरेज वाला है, एवरेज वाला है, या उससे ऊपर वाला है, सब कुछ रिपोर्ट कार्ड रिपोर्ट कर देगा। तो इस तरह से बच्चा जो उसके भावनात्मक, संज्ञानात्मक और साइकोमोटर डोमेन से संबंधित जितनी भी डेवलपमेंट एनालिसिस होगी, वो सब कुछ उसमें अंकित होगी, और इस आधार पर सब कुछ पहचान में आ जाएगा। इसके अलावा यह रिपोर्ट कार्ड समग्र मूल्यांकन पर आधारित होगा, जिसका आधार क्या होगा, एक और तरीका है उसके मूल्यांकन का जो आज से डिफरेंट है। आज मूल्यांकन जो किया जाता बच्चे का वो शिक्षक द्वारा किया जाता था, लेकिन अब इसमें काफ़ी परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन किया गया है, अब उस बच्चा स्वयं भी मूल्यांकन कर सकेगा, स्वयं मूल्यांकन करेगा, उसके क्लासमेट्स यानी उसके सहपाठी भी उसका मूल्यांकन करेंगे, और फिर शिक्षक मूल्यांकन करेगा। अब जो मूल्यांकन है वो आपका त्रिस्तरीय हो गया। स्व मूल्यांकन इसलिए किया गया है,
इसकी व्यवस्था पर इसलिए जोर दिया गया है कि आपने देखा होगा कि बच्चा बाहर तो झूठ बोल सकता है लेकिन अपने अंदर के सच्चाई को छिपा नहीं सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के 50% मार्क्स हैं और बाहर अगर वो 90% बताता है तो बाहर बता सकता है, लेकिन स्वयं वो ये जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। माने उसका अंतःकरण उसको गवारा कर रहा है, उसका ज़मीर कह रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। तो स्वयं का जो मूल्यांकन होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसके साथ साथ सहपाठी उसका मूल्यांकन करेंगे। अब एक ओपन होगा मूल्यांकन या गोपनीय रखा जाएगा, इसकी व्यवस्था भी आएगी। समय समय पर गाइडलाइंस जारी होंगी। तो फिलहाल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत उस बच्चे का सेल्फ इवैल्यूएशन और क्लासमेट इवैल्यूएशन एंड टीचर इवैल्यूएशन भी शामिल है। इसके अलावा और क्या क्या होगा उसमें, प्रोजेक्ट कार्य और खोज आधारित अध्ययन में जो प्रदर्शन करेगा वो भी उसमें सम्मिलित होगा। रिपोर्ट कार्ड में उसके में क्विज में भाग लेगा वो उसमें अंकित होगा। रोल प्ले करेगा वो भी उसमें अंकित होगा। किसी भी समूह से संबंधित कार्य में अगर कोई प्रदर्शन करता है उसका विवरण भी उसमें अंकित होगा। इस प्रकार से अब मूल्यांकन पर इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काफ़ी खासा जोर दिया गया है। साथ ही छात्र की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है जिसका नाम है परख। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परख माने परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज। किस चीज़ की परफॉर्मेंस होगी, असेसमेंट होगा, रिव्यू होगा और एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा नॉलेज का, बच्चे की नॉलेज का। काहे के लिए, किस चीज़ के लिए, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी माने उसके समग्र विकास के लिए। अब समग्र विकास के लिए ये उसकी नॉलेज की एनालिसिस होगी, रिव्यू होगी, असेसमेंट होगा, परफॉर्मेंस होगा। तो इस मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना का प्रावधान इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। और ये सेंट्रल लेवल पर हो जाएगा। स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने यहाँ पर उसके आकलन केंद्र स्थापित करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं प्राइवेट स्तर पर भी ये काम चल रहा है। प्राइवेट पर कई एजेंसीज कर रही हैं इस काम को और वो बच्चों की तुरंत रिपोर्ट दे देती है कि आपका बच्चा ऑनलाइन जैसे पढ़ाते हैं वो तो बताते हैं कि आपके बच्चे की स्थिति ये है। अब बच्चा झूठ नहीं बोल सकता है उनके सामने, सब कुछ मार्क्स से लेकर के उसकी सारी एक्टिविटीज़ वो बता देते हैं, पूरा मूल्यांकन कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये था आपका परख। अब ये भाग 1 और भाग 2 की चर्चा मैं आपके समक्ष कर चुका हूँ। अब भाग 3 की चर्चा करेंगे जिसमें शिक्षक से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्या हैं ज़रा इसे और देख लीजिए। विद्वान साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एक ये प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के सम्मान वापसी हेतु उन्हें उच्चतर दर्जा और उनके प्रति सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि सम्मान कहीं न कहीं गायब हो चुका था, खो गया था, तो फिर से उस सम्मान को वापस लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा वो लास्ट वाले पॉइंट से क्लियर होगा। शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शी प्रक्रिया का पालन होगा और अब जो है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर गैर शैक्षणिक गतिविधियाँ जो से उस पर कोई कार्य नहीं करना होगा। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है। बेसिक में हम देखते हैं काफ़ी बड़ा काम करना पड़ता है, गैर शैक्षणिक कार्य करने पड़ते हैं टीचर्स के लिए। BLO, पशुगणना, जनगणना, आर्थिक गणना, वृद्धावस्था पेंशन चेक वितरण, मिड डे मील, तरह तरह के कार्य हैं। ऐसा लगता है जैसे
शिक्षण के लिए ही समय नहीं है, बाकी सब के लिए समय है। तो गैर शिक्षण गतिविधियों पर अब रोक लग जाएगी, और संभवतः इलेक्शन और जनगणना के काम को छोड़ करके, और क्योंकि ये नेशनल वर्क है। दूसरा, अब जो मैं बात कह रहा था सम्मान वापसी की, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है ये क्लियर कर देगा कि शिक्षक शिक्षा का 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम होगा, जिससे कि उत्कृष्ट विद्यार्थी शिक्षक पेशे में प्रवेश कर पाए। माने अब जो बीएड है जो 4 वर्षीय कर दी गई है, जब उसको करके बच्चा बाहर निकलेगा तो वो एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में बाहर निकलेगा, और बीएड को उत्कृष्ट विद्यार्थी ही कर पाएंगे। इस बीएड से संबंधित जो एडमिशन है वो वहाँ सेंटर लेवल पर जो भी एजेंसी होगी या जो भी कमीशन होगा वो कराएगा, या फिर स्टेट लेवल से कराएगा। अब हर स्तर पर टीचर के लिए नेट क्वालिफाई करना होगा, इसकी भी व्यवस्था है नेट की। तो जब बीएड से रिफाइंड होकर के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम से निकल करके जब टीचर निकलेगा तो उसको उत्कृष्ट शिक्षक कहा गया है, और जब बनेगा तो निश्चित रूप से बच्चों की नज़र में और समुदाय की नज़र में वो सम्मान का पात्र होगा। और ऐसी व्यवस्था इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। सीपीडी सतत पेशेवर विकास माने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के तहत अब टीचर्स को क्या करना होगा, आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के सतत अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इनोवेटिव आइडियाज़ जितने भी हैं, तो इस तरह की एक अपॉर्चुनिटीज़ लगातार मिलेंगी टीचर्स के लिए। स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से ये कार्य संपन्न होंगे। लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर जो वेबिनार्स हैं उनके माध्यम से ये अवसर प्रदान किए जाएंगे, और टीचर्स के लिए अच्छा मौका होगा कि वो इस तरह के अपने कार्य प्रदर्शन से कुछ अर्जित करें मतलब अपने विचारों को साझा करके, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से विचारों को साझा कर सकता है। अर्जन की बात मैं इसलिए कह रहा था कि अब शिक्षक और प्रधानाचार्य को हर वर्ष इस तरह की एक्टिविटीज़ में, जैसे कार्यशाला है, वेबिनार है, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अपने विचारों को साझा करने का मौका मिलेगा, और 50 घंटे हर साल उसे प्रतिभाग करना पड़ेगा। ये अनिवार्य है हर टीचर के लिए। हर एक साल में 50 घंटे वार्षिक, मतलब 50 घंटे प्रतिभाग करना होगा, प्रतिभागी के रूप में उसे उपस्थित होना ही होगा। क्या होगा ऐसा करने से? ये बहुत इम्पोर्टेंट घंटे हैं। ऐसा करने से क्या होगा ये आप देख लीजिए क्या होगा। मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण होगा। कैरियर मैनेजमेंट और प्रगति, CMP। मल्टीपल पैरामीटर्स की व्यवस्था, यानी सहकर्मियों द्वारा की गई समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, CPD के घंटे, ये जिसकी 50 घंटे की जो बात कर रहा था मैं अभी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के घंटे, स्कूल और समुदाय में की गई अन्य सेवा आदि के आधार पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि होगी। तो ये चैलेंजिंग है अब हमारे लिए, शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्यों के लिए पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, इस तरह की एक्टिविटीज़ में भाग लेना ही पड़ेगा, प्रतिभाग करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब हमें अगर किसी स्तर पर हम ढिलाई इसमें बरत रहे हैं तो हमें डायनेमिक मोड पर आना ही होगा। देख रहे हैं आप, स्कूल और समुदाय में की गई अन्य सेवा, साफ साफ लिखा हुआ है, इसके आधार पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि होगी। इसके साथ ही अब भाग 4 की चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ट्रायंगल के द्वारा उसके ट्रायंगल के एक सोपान पर
एक शीर्ष पर शिक्षक था, एक पर छात्र था, एक पर पाठ्यक्रम, और लेकिन एक पाठ्यक्रम के साथ साथ एक चीज़ और छूट रही है, वो है आपका विद्यालय, जिसको हमने भाग 4 में पार्ट 4 में एक्सप्लेन करने की व्यवस्था की है। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, विद्यालय से संबंधित जानकारी है। स्कूल, देखिए अब तक ये व्यवस्था थी कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्र संख्या बहुत कम हो चुकी है, लेकिन मजबूरी है कि वो चल रहे हैं, एक एक वहाँ पर या दो दो टीचर्स हैं। अब नई व्यवस्था के तहत ये प्रावधान किया गया है कि उस छात्र संख्या वाले स्कूल को किसी बड़े स्कूल के साथ में संबद्ध कर दिया जाएगा, और इस तरह से कई छोटे छोटे यानी कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को उसके साथ संबद्ध करके एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसका नाम दिया गया है स्कूल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रकार की व्यवस्था को कहा गया है क्लस्टर व्यवस्था। तो क्या उद्देश्य है इसका? शिक्षक, संस्था प्रधान और अन्य सहयोगी स्टाफ के जीवंत समूह का विकास होगा। पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, खेल सुविधाएं आदि संसाधनों का साझा उपयोग हो सकेगा। माने एक जगह सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी बड़े लेवल पर। और इसके अलावा शिक्षक, विद्यार्थियों व सहायक स्थापक का एक ऐसा निर्णायक समूह तैयार होगा जिससे सभी स्कूलों और स्कूल व्यवस्था का प्रभावी नेतृत्व, गवर्नेंस तथा प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। माने अब सभी स्कूलों में टीचर्स, स्टूडेंट्स और एक स्टाफ को लेकर के एक ग्रुप तैयार होगा। वो ग्रुप का कर्तव्य क्या होगा? निर्णय लेने का। वो डिसाइसिव ग्रुप होगा, और उसी के माध्यम से देख रहे हैं जिससे सभी स्कूलों और स्कूल व्यवस्था का वो प्रभावी नेतृत्व भी दे सकेगा, वो गवर्नेंस भी करेगा और मैनेजमेंट भी सुनिश्चित करेगा उस स्कूल से संबंधित। तो एक ग्रुप तैयार कर दिया जाएगा, और उस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन होंगे? शिक्षक होंगे, विद्यार्थी होंगे और स्टाफ के लोग होंगे। स्टाफ माने मैनेजमेंट से संबंधित हो सकते हैं या अन्य कोई व्यवस्था और भी हो सकती है। ये समय समय पर जारी गाइडलाइंस बताएंगी। फिलहाल चूँकि 600 पेज की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसलिए पूर्ण रूप से अभी हम भी नहीं पढ़ पाए हैं और अध्ययन अभी बाकी है शेष। तो कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि अभी हमारी समझ से बाहर जा रही हो। जितना समझ में आया है उतना हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में बाल भवन होंगे। इन बाल भवन में क्या होगा? इसमें कला से संबंधित सारी गतिविधियां होंगी, खेल से संबंधित सारी गतिविधियां होंगी, और उसकी अन्य जितनी भी गतिविधियां विद्यालय से संबंधित होती है, बच्चों से संबंधित होती हैं, वो उसमें आयोजित होंगी। इसके लिए बाल भवन होगा, और साथ में फंडिंग होगी, वित्त पोषण, पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा, जिससे कि उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वहाँ पर जो भी आवश्यकताएं हैं वो कंप्लीट हों। फर्नीचर से लेकर के पानी की व्यवस्था, जल व्यवस्था माने जल व्यवस्था या अन्य कोई व्यवस्था अगर वहाँ पर नीडेड है तो वो भी होगी। और इसके लिए अब जीडीपी का 6% व्यय किया जाना प्रस्तावित है। आपको मैं याद दिला दूँ, 1968 में जब फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी, उसमें भी जीडीपी का 6% एलोकेशन किया गया था, और फिर उसके बाद बाद में कुछ कम, जैसे पिछले बजट की बात करें तो कुछ कम था, लेकिन अब ये व्यवस्था नई कर दी गई है, 6% खर्च किया जाना जरूरी है। एक और नई समस्या आजकल देखने को मिलती है, वो है आपकी कि 6 से 17 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं बीच में ही एजुकेशन छोड़ जाते हैं, वो विद्यालय को छोड़ देते हैं। और NSSO 2017-18 की सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसे विद्यालयों की संख्या 3.22 करोड़ है। तो नई शिक्षा व्यवस्था में अब ये प्रावधान किया गया है कि इन बच्चों को
मुख्य धारा में लाया जाएगा। मेन स्ट्रीम में लाने का प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहुंच, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित। वहनीयता का मतलब है इधर से उधर ले जाने वाली, वहन करने वाली, ट्रांसपोर्टेबल, और जवाबदेही मीन्स अकाउंटेबिलिटी। तो इसके बेसिक पिलर्स पर आधारित है। ये बहुत ही अच्छी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। शेष आगे आने वाला समय बताएगा कि हम लोग इसको कितना सफल बना पाते हैं। समय समय पर हम लोगों की क्या क्या गतिविधियाँ रहती हैं, कितना अच्छा प्रयास कर पाते हैं, इस तरह की अपेक्षा हम लोगों से, हमारे शिक्षकों से की गई है। तो ये थी आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। मैं अनुग्रहित हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप कृपया करके जो आपने सुना है इसको सुनने के लिए साथ में अध्ययन कर ले थोड़ा घर जा कर के। इसके लिए भी मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ में अनुरोध करता हूँ जो हमारी सुपर नोडल अधिकारी हैं, चूँकि ये लास्ट सेशन था, इस लगातार 4 दिन से ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के वेबिनार आयोजित की जा रही है। तो आज इसका समापन है इसी सेशन के साथ में। तो अपनी सुपर नोडल अधिकारी श्रीमती रेणुबाला मैडम से मेरा निवेदन है कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समापन की घोषणा करें। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं सभी से, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, किसी प्रकार की क्वेरी हो, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। नीलम शर्मा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से आज वो जुड़ी हैं, लगातार तीसरी या चौथी बार जुड़ रही हैं। विशेष रूप से धन्यवाद प्रकट करता हूँ उनका। और आप लोगों में से किसी की कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए प्लीज़। नमस्कार मैडम। जी मैडम, समापन कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ आदरणीय श्री जितेंद्र मलिक सर, जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ आदरणीय डॉक्टर धर्मेश शर्मा जी सर, एडीआईएस अलीगढ़ मैडम दीप्ति वार्ष्णेय जी, एनईपी 2020 के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संजय सर, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी के कुशल निर्देशन में व सहयोग से ही मैंने 4 दिवसीय वेबिनार को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस वेबिनार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की गई, जिससे इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सका है। इस चर्चा को संपन्न कराने में हमारे ऊर्जावान तथा कर्मठ साथी श्री जवाहरलाल जी, प्रवक्ता गणित, जो कि मास्टर ट्रेनर भी हैं, का विशेष सहयोग तथा योगदान रहा है। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। इस वेबिनार को टेक्निकली सपोर्ट करने के लिए मैं अपने अन्य ऊर्जावान साथी श्री राम प्रताप जी का विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से ये वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। मैं वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले सभी नोडल अधिकारी, सभी प्रिंसिपल्स, सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, अभिभावकों तथा छात्र छात्राओं का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने विभिन्न सत्रों में वेबिनार में भाग लेकर एनईपी 2020 की नीतियों को ध्यानपूर्वक सुना। यह वेबिनार 15, 16, 17 व 18 सितंबर को प्रत्येक दिन 3 सत्रों में चली। प्रत्येक सत्र में नोडल अधिकारियों ने अधिक से अधिक प्रतिभागियों को जोड़ा और एनईपी 2020 की नीतियों को सुना। फाइनली मैं उन सभी व्यक्तियों का भी आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।